तो दोस्तों स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रही है। जी हाँ दोस्तों आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का जो एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है, उसका टॉप 40 क्वेश्चन। जी हाँ, उसमें से आप लोग एग्जाम में बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बिल्कुल इसी पैटर्न पर एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो वीडियो का एक भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ मिस मत करना, हर एक सवाल को देखना, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है। 40 सवाल है और 40 में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है कमेंट करके जरूर बोला लास्ट में। हाँ 40 में इतना आता था, हमको इतना नहीं आता था, ठीक है। अगर आता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता है तो आप सीख जाओगे, ठीक है। चलो शुरू करें इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि हर कोई इसका लाभ उठा पाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 225 को कैसे लिखा जा सकता है? इस प्रकार का सवाल कई बार करा चुका हूं आप लोग को, फिर भी देख लो जस्ट। किससे जाएगा? 3 से जाएगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से देना, 3 से देना, उसके बाद 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देंगे। देखो कैसे जाएगा, 3 से चल जाएगा, ये 3 7 21 हो जाएगा, 1 बचा 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 बचा 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, नहीं सर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 5 25, फिर 5 से चल जाएगा, तो क्या हो गया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ऑप्शन नंबर 1 सही। बस इतना कर दो, आंसर आ जाएगा। 130 और 420 का महत्तम समावर्तक, यानी कि दोस्तों इसका इंग्लिश वाले भी ध्यान से सुन लो, आप लोग इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ट्रांसलेट में कर दूंगा। 130 और 420 का यहाँ पर क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। 130 और 420 का एचसीएफ दिया हुआ है 10, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक नहीं है, एलसीएम निकालना है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। दोनों संख्या क्या क्या है दोस्तों? 130 और 420, तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 10, तो यहां से हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 130 गुना हो जाएगा 420 और बटा में हो जाएगा 10। अच्छा, 1 0 कट जाएगा, 13 को यहाँ से गुना कर देना, 42 420 से आंसर आप लोगों का आ जाएगा आई थिंक 3 दूनी 6। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 3 नंबर क्या है? एचसीएफ है इतना और एलसीएम है इतना, तो ए का मान क्या? दो संख्या, एक है 8 एक है 8, मतलब ए है 1 एक 8, मतलब ए को आपको वैल्यू निकालना है। आपका एलसीएम एचसीएफ दोनों दे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस प्रकार का सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो हमको आपको पहले ही बोले कि इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्या है क्या क्या? तो एक है ए एक है 8, तो लिखते हैं ए गुना 8, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ में एलसीएम कितना है देख लो, तो एलसीएम है 24, तो लिख दिया 24 इंटू एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 4। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ करो या एचसीएफ इंटू एलसीएम, को बात बराबर है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए बराबर होगा 24 गुना 4 और बट्टा का हो जाएगा 8। काट सकते हैं इसको, 8 दिया 24 3 बार में, तो 3 4 12 हो जाएगा आंसर। तो 12 आपका है तो टिक कर दो, नहीं है तो 12 खोज के निकाल लो, बिल्कुल रहेगा 12। आगे बढ़ो। एक धनात्मक संख्या 4q प्लस 1 के रूप का है तो संख्या निम्न में से क्या है? दोस्तों धनात्मक संख्या बोले 4q प्लस 1 का रूप का संख्या क्या होगा? सम विषम परिमेय क्या होगा? तो 4q प्लस r1 है ना, क्या है? 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 1। अच्छा, अगर हम q का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा? 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा। अगर q का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 रखते हैं तो 4 चौके 16 और 1 17, मतलब हर एक बार क्या विषम मिल रहा है देख लो, तो विषम संख्या हो जाएगा ये क्या है? विषम संख्या का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल दोस्तों यानी गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल शून्यकों का। तो गुणनफल होता है सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा में ए। सी क्या है देख लो, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले जो होता है वो होता है ए तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो ए तो कुछ होगा नहीं, ए 1 हो जाएगा। बी में क्या है? 7 और सी में क्या है? 2 है, तो सी बाई ए मतलब सी मतलब 2 और ए मतलब 1, तो हो जाएगा 2। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है 3 और -2, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? इसके लिए मैंने आप लोग एक फॉर्मूला याद रखने को बोला है, सिर्फ ये वाला याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू खाली कर देना 0, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इस समीकरण ये हो गया द्विघात समीकरण, हमको यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। कैसे करेंगे देखो, जो वैल्यू है बैठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दिए और 1 से साथ में, प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल क्या हो जाएगा? -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा बराबर का 0, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस -2 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा पूरा। लेकिन द्विघात बहुपद बोला है ना, तो इतना जो टर्म है आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। समीकरण हाँ, बहुपद में शून्यकों की संख्या, इससे आसान और क्या ही मिलेगा आप लोगों को? 1 2 3 मार दो 3 बार कटेगा तो 3 आंसर होगा। कितना आसान सवाल दिया है।
और इस चैप्टर का अलग से वीडियो बना चुका, आप लोग देख लेना। समीकरण युग्म दिया है दो को, का हल क्या होगा? अद्वितीय और द्वितीय तो कोई भी जो समीकरण होता है ना वो a1x प्लस b1y प्लस c1 का होता है, प्लस a और a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप का होता है। ठीक है, ये जानने के लिए आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो a1/a2 निकालो तो कितना आ जाए? देखो a1/a2 निकालोगे तो देखो a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, a2 है आप लोग का 4, तो 2/4 कट के आ जाए 1/2। अच्छा b1/b2 कितना होगा वो भी देख लो। तो b1/b2 होगा, तो b1 कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। b2 कितना है -5, तो -5 हो जाएगा। अरे भाई पहले ही बराबर नहीं हो रहा है, ये 1/2 हो रहा है, ये -3/5 आ रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है। मतलब क्या कंडीशन हो रहा है? मतलब सर हम लोग का कंडीशन हो रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन हो रहा है। ये होता है मतलब क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और सिर्फ एक हल यानी कि अद्वितीय हल होता है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए ना? समीकरण युग्म का हल है, इसका हल क्या होगा? देखो y का वैल्यू सिर्फ दिया, एक बार 0 एक बार -5, तो 2 ही हल है ना, और कहाँ हल है? एगो 0 है, एगो -5 है, तो y का सब 2 हल हो जाएगा, और तो कोई हल ही नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। समीकरण 6x - 2y + 9 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं होगा, क्या होगा निरूपित रेखाएं? तो सेम उसमें भी यही कंडीशन है, आप लोगों को क्या करना है, निकालना है a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो निकाल के देख लेना दोस्तों आप लोग, क्या होगा a1/a2 तो 6/3 करोगे, आ जाए कितना 2/1। फिर इसको करोगे b1/b2 क्या करो, -2/-1, ये भी आ जाएगा 2/1। और c1/c2 करोगे क्या होगा 9/12, 9/12 इस कट क्या आएगा 3/4, जो कि बराबर नहीं हो रहा है। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है, ये a1/a2 = b1/b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका कंडीशन क्या होता है, समांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ गया? नेक्स्ट, यदि x + 3y = 5 है और 2x - y = y है, तो 2x - y = 3 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा, देखो दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। पहला समीकरण क्या दिया, देखो x + 3y = 5 है ना, यहाँ से निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3y हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू 5 - 3y है, तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 इंटू समीकरण 2 में पुट कर दो x का मान। समीकरण 2 मतलब इस समीकरण में बैठा दो, इस समीकरण में बैठा देंगे, 2x का मान बैठा देंगे, तो 2 इंटू 5 - 3y हो जाएगा, ठीक है, और -y हो जाएगा = 3 हो जाएगा। 2×5 = 10 हो जाएगा, -2 तो 6y हो जाएगा, और -y तो है ही बराबर 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 6y और y 7y हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा तो -7 होगा, तो -7y बराबर -7, -7y बराबर हो गया -7। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 से कम 7, y का वैल्यू हो गया 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लोग है, देख लो क्या। यदि x = 2 y = 3 समीकरण 2x + y = k का हल हो, तो k का मान क्या था? बस बैठा दो वैल्यू 2, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस y का मान कितना है 3 बराबर का k। निकाल दो क्या हो जाएगा, देख लो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा 7, यानी k का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल। यदि समीकरण युग्म 2 को दिया हुआ है, का हल क्या होगा, इसका और इसका हल क्या होगा? तो आप लोग या तो दोनों को जोड़ के मतलब दोनों को सॉल्व करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट वैल्यू बैठा कर सकते हो। डायरेक्ट वैल्यू सर कैसे बैठा करेंगे, देखो समीकरण 1 में क्या है, x = 3 y = 5 बैठा, तो 3 और 5 8 होगा, कभी 3 और 5 16 होगा, कभी कभी नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन खत्म। दूसरा देखो 9 और 7 16 होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं, 9 में 7 जाएगा तो 16 हो, 9 में 7 जाएगा 2 होगा, बिल्कुल हो जाएगा, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी अगर किसी भी देखो इसको अगर देखोगे तो 7 और 9 तो 16 तो हो जाएगा, पर 7 - 9 2 नहीं होगा, -2 हो जाएगा, इसलिए खत्म। 8 8 तो 16 हो जाएगा, बट 8 - 8 2 नहीं होता, 0 हो जाता है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? बहुत बढ़िया, ऑप्शन भी सही हो गया। द्विघात समीकरण घात निम्नलिखित में से होती है। घात दोस्तों द्विघात समीकरण 2 होती है, याद रखना। द्विघात समीकरण x² - 6x + 1 का मूल कैसा होगा? तो मूल कैसा होगा जानने के लिए वो d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac निकाल लो। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, देखो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, b मतलब -6 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू है कितना 1 और c का वैल्यू है 1। देखो ये होता है a, ये पहले कुछ नहीं है तो a, ये होता है b, ये होता है c, ठीक है। a में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b में -6 हो जाएगा, c में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू -6 का स्क्वायर 4ac, b² - 4ac, 4 × 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 एकम 4, 36 में 4 गया तो 32 हो जाएगा, सही है ना। b² - 4ac, 4 एकम 4, हाँ 32 जो है दोस्तों 0 से बड़ा हो रहा है, नहीं मूल वास्तविक होगा और समान होगा, सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 2 को मूल है, अल्फा और बीटा दिया इसका मूल, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हम लोग जानते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a होता है,
माइनस बी मतलब क्या, बी का वैल्यू कितना है 3, तो -3 बटा ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, आगे में 1 करके, तो -3 बटा 1 यानी कि -3 इसका आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखेंगे हम लोग दोस्तों, द्विघात समीकरण x² - 6x + 3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा। विविक्तिकर यानी कि डी का वैल्यू निकालना है, तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी का वैल्यू का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछता है, याद रखना 1 नंबर मिल जाएगा। तो b² यानी क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर -4ac, तो 4 × a × 1 हो जाएगा, ए की जगह पे, और इंटू सी की जगह पे 3 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 4 हो जाएगा 12। 36 में अगर 12 जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 24। 24 कहीं भी है, कहीं गलती बनाया क्या मैंने, b² - 4ac, 6 का स्क्वायर 36 होगा -4ac, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 36 में 12 या तो हो जाए 24 ही होगा ना, आंसर गलत है, 24 का सही उत्तर हो जाएगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण कोई मूल वास्तविक नहीं है तो इनमें से कौन कथन सत्य होगा। दोस्तों कोई भी मूल जब वास्तविक नहीं होता है तो कौन सा कथन सत्य होता है, तब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है, यानी b² - 4ac << 0 हो जाता है, समझ रहे हो, तब ये वाला कंडीशन होता है। बोला यदि द्विघात समीकरण x² - 2x + k का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। अब देखो कितना आसान है, इस मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर में सबसे ज्यादा मजा आएगा जब मूल समान बोल दिया है। मतलब मूल समान क्या होता है, जब डी का वैल्यू 0 होता है, डी का वैल्यू मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 हो जाएगा। b² मतलब क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर और -4, a का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू हो गया k बराबर का 0, ये 4ac हो गया। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 4 के बराबर 0 हो जाएगा, 4 - 4 के बराबर 0 हो जाएगा, 4 - 4 के बराबर 0 हो जाएगा, तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4 एकम 4 कट जाएगा, k का वैल्यू हो गया 1। गॉट इट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, द्विघात समीकरण बोल रहा है ये दिया हुआ है कि मूल प्राप्त करें, तो मूल प्राप्त करने का क्या होगा, इसको ऐसे लिख दो, x², इसको देखो जोड़ या घटाव करने पर -6 आना चाहिए और गुना करने पर 6 आना चाहिए, ऐसे कैसे तोड़ेंगे भैया। देखो x², इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 होता है, मतलब -3x और +2x, अच्छा माइनस प्लस है माइनस, 3x में 2x आएगा तो 1x बचेगा, और माइनस का 6 बराबर में 0, सही है। x कॉमन आ जाएगा तो बचा है क्या, x - 3, और +2 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा, x - 3, क्योंकि 2 का 12 में 6 3 बार में आता है ना, तो हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में दोस्तों x - 3 कॉमन है, तो लिख लिए x - 3, क्या बचेगा, x बचेगा और +2 बचेगा, तो x बचेगा और +2 बचेगा, इतना बराबर हो जाएगा 0, इतना बराबर 0। चलो सॉल्व करते हैं आगे, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3, और x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी 3 और -2 आपका जो होगा परम सत्य उत्तर हो जाए 3 और -2, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, एनीथिंग, नथिंग ना। प्रथम पद ए तथा सार बनता डी वाला एपी का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद का फॉर्मूला दोस्तों होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। एपी 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होता है दोस्तों, a + 29d, a + 29d, तो a 30 निकाल लो, a 30 बराबर होता है a + 29 का d, समझ रहे हो ना। तो अब देखो क्या होगा, a हो जाएगा 10 + 29, और d का वैल्यू क्या होगा, a2 - a1, मतलब 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, यही तो d होता है ना, यही तो d होता है ना, यही तो d होता है ना, तो 10 हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर 10, और ये हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस, 3 नम 10 का 7, हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 87, 87 में 10 जाएगा तो -77 आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल बोल रहा है दोस्तों कि एपी का कौन सा पद 27 होगा, मतलब एपी का कितना पद 27 होगा, मतलब आपको एन का वैल्यू निकालने बोला है, तो एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, चलो निकालते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, ए आप लोग का दिया हुआ है, एन निकालना है ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग का एन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर a + n - 1 × d। सर a कहाँ मिलेगा, n कहाँ मिलेगा, d कहाँ मिलेगा, तो ये पहला पद a मिल गया 5, समझ गए, n तो आपको निकालना है, और d 7 - 5 आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, तो 2 बचेगा d। चलो बैठाते हैं n फॉर्मूला में, an अंतिम पद कितना 27 दिया हुआ है, तो लिख लो a बराबर कितना है 5 + n - 1, तो n - 1 निकालना है n, और इंटू d कितना होगा, 7 में से 5 जाएगा तो d निकल जाएगा, यानी कि d बराबर क्या होता है, a2 - 1, मतलब 7 - 2 करो 5 हो जाएगा, तो 5 बैठा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाए उसके बाद, सॉरी 7 - 2 नहीं, 7 - 5 होगा, 1 मिनट, इस 7 - 2 नहीं, 7 - 5 होगा, 7 - 5, a2 में 5 है ना, 7 - 5 बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 बैठा देना,
क्या हो जाएगा इधर 27 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 27 माइनस 5 और इधर हो जाएगा 2 इंटू एन 2n होगा और माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 27 में 5 जाएगा तो 22 हो जाएगा, इधर 22 और उधर माइनस 2 है आके प्लस 2 हो जाएगा बराबर 2n। तो n बराबर क्या, तो 22 2 24, 24 बटा 2 हो जाएगा, नहीं n का वैल्यू 12 आ जाएगा, n का वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर ए सही है, सही है, सही है, सही है। आगे देखो, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 15 विषम संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद इस तरह कहां तक जाएगा? 15वां पद तक आपको निकालना है, 15वां पद तक। तो सिंपल से आप लोग क्या फॉर्मूला लगाओगे? एसएन का फॉर्मूला लगाओगे और इसका आंसर मुझे निकाल के बताओगे। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बोलना सभी लोग, ठीक है। सिंपल सा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना होगा? 3 में से 1 माइनस कर दो 2 हो जाएगा। एन का कितना वैल्यू है? 15 है, बस निकाल वैल्यू, क्या ही है इसमें। अब दोस्तों हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि आप लोग कल शानदार तरीके से पढ़ा चुके हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो जाए। 28 26 देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, तो बराबर मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है, ये भी पढ़ा चुके हैं। 26 का ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। 27 का डी, निम्न में से कौन समरूपता कसौटी नहीं है? तो ये हो जाएगा ASA, ऑप्शन नंबर डी। सारा चीज जलवा कर चुके, जल कर चुके, पानी कर चुके आप लोग के लिए। और ये सवाल भी कल आप लोगों को सॉल्व करवाए थे, कल वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे। इसका क्या आ जाएगा? जी हाँ, इसका आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, ठीक है। 4:1 ही आएगा ना? हाँ, 4:1 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये जो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो वो समकोण त्रिभुज होता है। किसी समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब की लंबाई इतना है तो कर्ण क्या होगा? तो कर्ण की लंबाई के लिए हम लोग जानते हैं, अंडर रूट कर देना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो 25 और 144 को जोड़ोगे तो एक आएगा 169 का निकालोगे तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी समकोण त्रिभुज, ये हो गया, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होता है? वृत्त का केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित सबसे न्यूनतम दूरी होती है वृत्त की त्रिज्या। तो कहाँ है देखो, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदु, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी होती है? तो कौन सा बिंदु? ये न्यूनतम दूरी होता है ना, मतलब स्पर्श बिंदु सबसे न्यूनतम दूरी होता है, ये पूछा, ठीक है। वृत्त का केंद्र से सबसे न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो स्पर्श बिंदु का ही होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग का है, अरे भाई रोक ना, काहे छटका रहा, ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध है? वृत्त के व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा दोस्तों हमेशा समांतर होती है, इस समांतर रेखाएं होती है, याद रखना। अगला सवाल है हम लोग का, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पी तथा पीबी रेखा है तो एंगल OAP का मान क्या होगा? पूरा ओ केंद्र वाले पी तथा पीबी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो OAP का मान क्या होगा? देखो कोई इस प्रकार का वृत्त है, ये O हो गया, ठीक है। PA और PB, मान लो तो ये P है यहाँ पर, ये हो गया PA, ये हो गया PB, ये हो गया O, ठीक है। तो कैसे निकालोगे हम लोग? OAP का मान निकालना है ना, OAP का मान निकालना है। इसका मान क्या है? P है ना, चलो ये P है, इसका मान लो A, इसका मान लो B। ये कितना डिग्री होता है? ये 90 डिग्री होता है। बिल्कुल इतना ही आसान सवाल आएगा, आप लोग नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए इतना ही सवाल आएगा, ये समझ लो। तो OAP का मान क्या हो जाएगा? OAP का मान दोस्तों हो जाएगा आप लगा 90 डिग्री, ठीक है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि, कहाँ गया भाई, ये तो हो गया 35 नहीं, ये 34 हो गया। 35 देखो क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQR स्पर्श रेखा है तो QPR बराबर 80 और ROQ बराबर क्या होगा? तो क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तो PR स्पर्श रेखा हो, ऐसा देखो, ऐसा वृत्त है ओ केंद्र वाला, ठीक है। P कहीं पर बाहर बिंदु है, PQ तथा PR क्या बोला स्पर्श रेखा हो तो QPR कितना होगा? QPR, ठीक है, PR था PS, PQ था PR, सॉरी PQ था PR, Q है, PR है। क्या निकालने वाला? ROQ क्या होगा? ROQ ये वाला क्या होगा? तो ROQ कैसे निकालेंगे? QPR देखो दिया है, QPR दिया है कितना? 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के 180 होता है, तो ये दिया 80, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल देखो, वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास में क्या संबंध है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, r बराबर d/2 होता है, या व्यास का आधा होता है, या फिर व्यास बराबर बोल सकते हो 2 गुना त्रिज्या, तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या हो गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि यदि केंद्र कोण 60 डिग्री है और त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 गुने 14 हो जाएगा। कुछ कटेगा बिल्कुल, 7 दूनी 14 कट जाएगा, और 6 1 0 कर 6 36, 2 3 6 कट जाएगा। 22 को 14 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 को 14 से गुना करो, क्या 14 ने 28 और 28 यानी कि 8 9 10 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करना, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 60 डिग्री है, कोण प्रांत कोण है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आप लोग बना सकते हो, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखना सभी लोग। और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धवृत्त कैसे निकालोगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर, बस आधा कर देना, निकल जाएगा। वैल्यू बैठा तो 7 का निकल जाएगा। कमेंट में इसका भी आंसर करना। और अंतिम सवाल भी दोस्तों, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। बोल रहा है यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। यानी कि देखो ऐसा बोल रहा है, ये वृत्त की जीवा और ये वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो केंद्र कोण, ये कोण क्या होगा, तो ये बराबर ये होगा, ये तो बराबर है ही, और ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, मतलब हर एक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो जितना सारा आप लोगों को होमवर्क दिए सभी का सभी एक जगह पर एक कमेंट में, अलग नहीं अलग कमेंट नहीं, एक ही कमेंट में सब लोग जवाब देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी प्रकार क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रिवीजन करो मैथ का, क्योंकि 95+ पढ़ना ही पढ़ना है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।